हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ एक बहुत ही मार्मिक कहानी सुनने और पढ़ने वाले हैं। यह एक बुढ़िया की कहानी है जो कि घर घर जाकर मिट्टी बेचती है। उसकी बेची हुई मिट्टी से लोग अपना घर लीप पोत कर सुंदर बनाते हैं और अपने चूल्हे को भी लीपते हैं। परंतु उस बुढ़िया का स्वयं का न तो कोई घर है और रोटी भी उसे लोग ही देते हैं जिसे वह अपने पति के साथ खाना चाहती है। परंतु अंत में ना पति बचता है और ना ही उसका घर। तो आइए पढ़ते हैं इस बुढ़िया की कहानी। लेट्स स्टडी पार्ट 4 ऑफ माटी वाली। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसके लेखक विद्यासागर नौटियाल का जीवन परिचय पढ़ते हुए। तो विद्यासागर जी का जन्म स्थान टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड है। इनका जन्म 29 सितंबर 1933 को हुआ था और मृत्यु 12 फरवरी 2012 को। इनकी मुख्य कृतियां उलझे रिश्ते, भीम अकेला और टिहरी की कहानियां रही है। जीवन परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं पाठ का परिचय। माटी वाली कहानी टिहरी शहर की कहानी है। पुराने टिहरी शहर को बांध के रास्ते में आने के कारण डुबो दिया गया था। बांध क्या होता है बच्चों? तो बांध नदियों पर बना एक अवरोध होता है जो जल को बहने से रोकता है और इस वजह से बाढ़ भी नहीं आती, वह बाढ़ को रोकता है। और जमा किया गया जल सिंचाई करने, बिजली बनाने, पेयजल की आपूर्ति और नौका विहार में भी सहयोगी रहता है। तो यह कहानी उन लोगों की कहानी है जिन्हें अपने पुरखों की धरोहर को त्यागना पड़ा। पुरखे कहते हैं पूर्वजों को। उन्हें अपने पूर्वजों की धरोहर को छोड़ना पड़ा। यह विस्थापन का दर्द है। विस्थापन से तात्पर्य होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट होना या स्थापित होना। तो लोगों को जहां वह रह रहे हैं उस जगह को छोड़कर सरकार द्वारा दी गई सुविधा से दूसरी जगह पर जाकर रहना पड़ता है। परंतु अपनी पुरानी धरोहर को छोड़कर जाने का जो दर्द होता है, उस दर्द का वर्णन यहाँ लेखक ने एक बुजुर्ग महिला मिट्टी बेचने वाली के द्वारा दर्शाया है। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम विस्तार से। माटी वाली, माटी से तात्पर्य है मिट्टी। तो माटी वाली सारे टिहरी शहर में जगह जगह घूमकर लाल मिट्टी बेचती थी। नगर में कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां वह लाल मिट्टी बेचने नहीं जाती हो। सारे टिहरी वासी उसे बरसों से जानते पहचानते थे क्योंकि हर घर में चूल्हों के लिए लाल मिट्टी वहीं पहुंचाती थी। तो चूल्हों के लिए लाल मिट्टी वह इसलिए पहुंचाती थी। आप लोगों ने तो ऐसे चूल्हे नहीं देखे क्योंकि अब घरों में गैस चूल्हा होता है जो डायरेक्ट सिलेंडर से चल जाता है। परंतु पहले के जमाने में या अभी भी कहीं कहीं गरीब घरों में मिट्टी के चूल्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे आग लगाने के लिए लकड़ी या गोबर के उपलों का प्रयोग होता है। और हर बार खाना पकाने के बाद चूल्हे पर इस मिट्टी को पोता जाता था क्योंकि खाना बनने के बाद वह चूल्हा खराब हो जाता था। तो उसमें एक नयापन लाने के लिए, एक नई ताजगी लाने के लिए इस मिट्टी से उसे वापस से नया बना दिया जाता था। उस सारे क्षेत्र में रेतीली मिट्टी ही पाई जाती थी जिससे कि चूल्हों पर लिपाई नहीं की जा सकती थी। और ये बुढ़िया सब घरों में अकेली ऐसी थी जो कि मिट्टी ले जाके बेचती थी, इसलिए सभी उसे जानते थे। लोग इस मिट्टी को अपने घरों की लिपाई पुताई में भी प्रयुक्त करते थे। जहाँ पुराने घर होते हैं मिट्टी से बने हुए, वहां पर लाल मिट्टी का प्रयोग घर की लिपाई पुताई करके उसे सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। आगे लेखक कहते हैं कि शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बनी आखिरी खोली में पहुंचकर मिट्टी वाली हरिजन बुढ़िया ने अपने सिर पर रखे मिट्टी से भरे कनस्तर को नीचे उतारा। तो सेमल का तप्पड़ मोहल्ले का नाम है। तो मोहल्ला था सेमल का तप्पड़ जिसकी आखिरी खोली
खोली का मतलब यहाँ कवर नहीं है, खोली का मतलब एक छोटा कक्ष है या छोटे कमरे जैसी जगह, जहाँ पहुंचकर मिट्टी वाली बुढ़िया अपने सिर पर रखे एक कंटेनर या कनस्तर को नीचे उतारती है। उस कनस्तर पर कोई ढक्कन नहीं था, ढक्कन को वह काट कर उतार देती थी। ये यहाँ पर पिक्चराइज कर रखा है कि उस ढक्कन को काट कर उसने हटा दिया है ताकि मिट्टी भरने और फिर खाली करने में कोई रुकावट न हो। घर की मालकिन ने मिट्टी वाली से मिट्टी का कनस्तर कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेलने के लिए कहा कि तुम यहाँ एक कोने में सारी मिट्टी डाल दो, और फिर उसने मिट्टी वाली को खाने के लिए 2 रोटियां भी दी। उसने एक रोटी को अपने सिर पर रखे डिल्ले को खोलकर उसके कपड़े में लपेट लिया। अब डिल्ला क्या होता है? जो कि कपड़े की गोल गोल गद्दी तरह कुशन बनाकर काम में लिया जाता है भारी बोझा उठाने के लिए। आपने रेलवे स्टेशन पर कुलियों को देखा होगा कि कुली भी इस तरह का ऐसा डिल्ला बनाकर उस पर बोझ रखते हैं। इससे प्रेशर नहीं आता है और उस भारी सामान का नीचे गिरने का डर भी नहीं रहता है। पहली रोटी को उसने उस कपड़े में लपेट लिया या डिल्ले में लपेट लिया और दूसरी रोटी को घर की मालकिन के द्वारा दी गई पीतल के गिलास में चाय के साथ निगल लिया या खा लिया। चाय के साथ रोटी खाते हुए उसने कहा कि चाय तो बहुत अच्छा साग है या सब्जी है। तो मालकिन आगे कहती है कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है। यदि आपको भूख लगी होगी तो आप कौन सी सब्जी है, कैसी बनी है, इससे मतलब नहीं होगा। भूख अपने आप में एक साग है, एक सब्जी है, आप कुछ भी खा लोगे। फिर आगे सामान्य बातचीत में घर की मालकिन ने उसे बताया कि चाहे बाकी लोगों ने अपने घर के पीतल और कांसे के बर्तन बेचकर स्टील और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीद लिए थे, परंतु वह अपने पूर्वजों की मेहनत से खरीदे बर्तनों को नहीं बेचेगी, क्योंकि उसे पता था कि उन पूर्वजों ने इन्हें रचाने बसाने के लिए कितनी मेहनत की होगी। इसलिए वह कहती है कि मैं इन बर्तनों को नहीं बेचूंगी। उसे पुरानी चीजों के प्रति मोह था। मोह कहते हैं प्रेम को। परंतु वह मालकिन अब सोच सोचकर परेशान थी कि अब जब वह टिहरी बांध के कारण यह जगह उसे छोड़कर जाना पड़ेगा तो वह क्या करेगी। तो टिहरी बांध, उस टिहरी शहर में एक बांध बनाया जा रहा था जो कि 2 प्रमुख नदियों भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर बनाया जा रहा था। और बांध का मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि बांध क्यों बनाया जाता है। तो वहां टिहरी बांध बनाने के कारण उन लोगों को यह शहर छोड़कर जाना पड़ेगा, तो वह क्या करेगी। मिट्टी वाली वहां से दूसरे घर गई, जहां उसे अगले दिन मिट्टी लाने का आदेश मिला। वहां से उसे 2 रोटियां भी मिली, जिन्हें उसने अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। उसने रोटियां अपने साथ ले जाने के लिए बांधी थी, क्योंकि घर में उसका बूढ़ा पति था, वह रोटी का इंतजार कर रहा होगा। आज तो उसे खाने के लिए 3 रोटियां मिल जाएगी, जिन्हें देखकर वह प्रसन्न हो जाएगा। अब रोटी मिलने के बाद बूढ़ा जब प्रसन्न होता तब होता, पर उसकी खुशी का सोचकर बुढ़िया अभी से ही खुश हो रही थी कि आज उसका बूढ़ा खुश हो जाएगा। उसका गांव टिहरी शहर से दूर था, तो चलने पर 1 घंटा तो लग ही जाता है। वह हर रोज अपने घर से माटा खान में मिट्टी खोदने जाती। माटा खान कहते हैं मिट्टी की खान या खदान को। तो वह रोज अपने घर से मिट्टी खोदने के लिए माटा खान जाती थी। फिर वहां से उसे सिर पर ढोकर दूर दूर बेचने जाती। उसके पास अपनी कोई झोपड़ी या जमीन का टुकड़ा नहीं था। वह तो ठाकुर की जमीन पर ही झोपड़ी बनाकर रहती थी, जिसके बदले उसे कई काम बेगार करने पड़ते थे। बेगार कहते हैं जहाँ विदाउट पेमेंट उसे काम करना पड़ता हो, बिना किसी मजदूरी के, बिना किसी पगार के। माटी वाली ने रास्ते में 1 पाव प्याज खरीदे ताकि वह अपने पति को रोटियों के साथ तले हुए प्याज दे सके।
उसका बूढ़ा पति बहुत कमजोर हो चुका था। अब तो वह डेढ़ से अधिक रोटी खा ही नहीं सकता था। वह अपनी झोपड़ी में पहुंची। रोज की तरह आज उसका बूढ़ा पति उसकी आहट सुनकर चौंका नहीं। आहट होती है किसी के आने की, जो एक मंद सी आवाज आती है, धीमी सी आवाज। परंतु आज उसका पति उसकी ये आवाज सुनकर चौंका नहीं। माटी वाली घबरा गई और उसने घबराकर उसे छू कर देखा। वह तो सदा के लिए जा चुका था या मर चुका था। अब उसे किसी रोटी की आवश्यकता नहीं थी। अब बुढ़ा मर चुका है और बुढ़िया बहुत ज्यादा दुखी है। उसका दुख आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि टिहरी बांध के बनने के कारण उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ेगा। तो यह विस्थापन के दर्द को लेखक विद्यासागर ने बुढ़िया और पुनर्वास के साहब की बातचीत के माध्यम से हमें इस प्रकार समझाया है कि टिहरी बांध से उजड़े लोगों को बसाने वाले साहब ने माटी वाली से पूछा कि वह जहाँ रहती है वहाँ का प्रमाण पत्र ले आए, पर उसके पास तो ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र नहीं था, सर्टिफिकेट नहीं था। वह तो सारी जिंदगी माटा खान से खोदकर मिट्टी बेचती रही और माटा खान का भी उसके नाम पर कोई भी कागज नहीं था। ऐसे में उसे सरकारी मदद नहीं मिली। साहब ने उसे बता दिया कि जब वहां पानी भर जाएगा तो उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। उसे रहने खाने के लिए स्वयं ही कहीं प्रबंध करना होगा। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। सारे शहर में आपाधापी मच गई। आपाधापी से तात्पर्य है भाग दौड़, दौड़ भाग। वह सब जगह मच गई थी। लोग वहां से भागने लगे। सबसे पहले पानी में शमशान डूब गए और बुढ़िया औरत अपने पति का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाई। शमशान का तात्पर्य होता है कि जहां पर मृत व्यक्ति को जलाया जाता है, तो वह होता है शमशान। और अपनी झोपड़ी के बाहर वह हर आने जाने वाले से यही कहती रही, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो इस आखिरी पंक्ति में लेखक विद्यासागर ने बहुत ही गहरी बात कही है। गरीब व्यक्ति पूरा जीवन मुश्किल और कठिनाइयों से गुजार देता है। वह अपने घर में रोज मर मर के जीते हैं। एक तरह से वह जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान होते हैं। और मृत व्यक्ति का स्थान जैसे शमशान होता है, उसी तरह गरीब व्यक्ति का घर ही शमशान है। और यह शमशान ही अगर उजड़ गया तो क्या बचेगा। स्टूडेंट्स, इस पाठसार के बाद अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।